आइए डायरेक्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना वक्त को गंवाए हुए। वक्त बहुत कीमती है, वक्त की कद्र कर ऐ बंदे, वरना जब वक्त गुजर जाएगा तो फिर तेरा कोई अपना नहीं होता है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। लोकोमोशन एंड मोमेंट, ये यूनिट 17 है और मैं जितना पढ़ा रहा हूँ मोर देन सफिशियंट है। नीट के लिए आपको कहीं भी हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से ही पढ़ो, लेकिन एक वीडियो पढ़ के देखो, यकीनन आप ये बिलीव करोगे कि अब आपको दर दर की ठोकरें खाने की ज़रूरत नहीं है। दर दर दिए दुर दुर नालूं, दुर बन जाए एक दर का, चौवल कुत्ता क्यों अख बंद है, दुर बन वक्ता वरदा। दर दर ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं है मेरे लाल। एक दर का मोती बन जा, एक दर का हीरा बन जा, एक दर का नगीना बन जा। वो कुत्ता जो दर दर पे रोटी का टुकड़ा खाने के लिए जाता है, वो दर दर पे दरवाजे दरवाजे पे दुर दुर की आवाज़ें सुनता है। तू मेरे से पढ़ता है तो मेरे से पढ़, या किसी से भी पढ़ता है उसी से पढ़, लेकिन मेरे लाल आप अपने माइंड को थोड़ा सा स्टेबल रखें। ये नहीं कि थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा वहाँ, ऐसे नहीं करना है, सीक्वेंस में पढ़ना है। ये पहला लेक्चर है लोकोमोशन एंड मोमेंट का। ये शुरू करते हैं। लोकोमोशन शब्द का मतलब क्या है कि कोई बॉडी अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पे मूव करके चली जाए, इसको कहते हैं लोकोमोशन। इट मीन्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म की बॉडी पहुंच जाए, चली जाए, इसी को कहते हैं लोकोमोशन। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल बॉडी, यहाँ पे एल है, होल बॉडी। आई दैट इज मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चली जाए, इसी को कहते हैं लोकोमोशन। इसका मतलब यह है कि लोकोमोशन में पोजीशन की चेंजिंग होती है, यानी जिस पोजीशन पे ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वहां से हटके किसी दूसरी पोजीशन पे चली जाएगी। यही शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा चेंज इन द पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, सॉरी मूवमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, जैसे कि हैंड, हेड मूवमेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा हेड है, ये मेरा हाथ है। हेड मेरा इधर उधर मूव कर रहा है, लेकिन गर्दन से लगा हुआ है, बॉडी से लगा हुआ है, यानी इस बॉडी से निकल के हेड कहीं और नहीं चला जा रहा है। जैसे प्लांट है, प्लांट की शाखाएं हैं, प्लांट की टहनियाँ हैं, प्लांट के लीव्स हैं, उनकी स्टेम्स हैं, वो मूव करती हैं, यानी हिलती डुलती हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह मूव करके नहीं चली जाती हैं। यानी प्लांट में भी मूवमेंट होती है। लोकोमोशन वे ऑर्गेनिज्म जो एक जगह से दूसरी जगह चल के जा सकते हैं, लेकिन मूवमेंट प्लांट में होती है, लोकोमोशन प्लांट में नहीं होता है मोस्टली। क्लियर? तो आइए देखते हैं। इसीलिए मैं कह देता हूं कि जो मूवमेंट है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और जो लोकोमोशन है वो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। पहले ये जान लें कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जो दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाए, लेकिन नॉन लिविंग में ना पाई जाए। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रोथ की बात करते हैं, तो ग्रोथ आप कहोगे सिर्फ लिविंग में हो सकता है, नॉन लिविंग में नहीं हो सकता। नहीं मेरे लाल, ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो सकता है। जैसे आपकी गांव की नदी होगी तो पहले इतनी पतली रास्ते से बहती होगी, बारिश होती है, ज़्यादा पानी हो जाता है, वो नदी चौड़ी हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप पहाड़ देख लें। पहाड़ पे जब बर्फ़ जमने लगती है तो पहाड़ ऊपर से बड़ा हो जाता है, यानी बर्फ़ जितनी जमती जाएगी उसके ऊपर उतना पहाड़ बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब अगर पहाड़ बढ़ रहा है तो ग्रोथ क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? नहीं, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी जो दुनिया के हर लिविंग में पाई जाए लेकिन नॉन लिविंग में ना पाई जाए, तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी पाई जाती है। और ग्रोथ देखें तो दो टाइप का होता है, एक इंटरनल ग्रोथ, एक एक्सटर्नल ग्रोथ। तो इंटरनल ग्रोथ क्या है, एक्सटर्नल ग्रोथ क्या है? एक्सटर्नल ग्रोथ जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर बर्फ जमती जा रही तो ये पहाड़ बड़ा होता जा रहा है। लेकिन इंटरनल ग्रोथ क्या है? इंटरनल ग्रोथ जो अंदर से ग्रोथ हो, जैसे कि एनिमल हो गया, ऑर्गेनिजम्स हो गए, उनकी ग्रोथ अंदर से होती है। तो दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है, चाहे थोड़ी करे चाहे ज़्यादा करे, लेकिन करता जरूर है। तो आप कह सकते हो, अगर ये पूछा जाए ग्रोथ क्या है तो ग्रोथ को कहोगे नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। लेकिन ये पूछा जाए कि एक्सटर्नल ग्रोथ क्या है, तब भी कहोगे नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इंटरनल ग्रोथ क्या है, तब कह दोगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। हमको ये समझना है लोकोमोशन
को हम नॉन डिफाइनिंग क्यों कह रहे हैं और मोमेंट को डिफाइनिंग क्यों कह रहे हैं? तो मोमेंट क्या है? चेंज इन पॉस्चर, यानी पॉस्चर में चेंजिंग आती है, जगह नहीं चेंज होती। जैसे हाथ हिला रहा हूँ या मैं अपनी गर्दन को झुका रहा हूँ तो पॉस्चर में चेंजिंग आ रही है, लेकिन जगह से हट नहीं रहा है, इसी जगह पे फिक्स है। जैसे प्लांट की जो पत्तियां हैं या उनकी स्टेम्स हैं, वो उनके पॉस्चर चेंज होते हैं जब हवा चलती है, लेकिन अपनी जगह पे लगे होते हैं। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम मोमेंट को इसलिए कह रहे हैं कि दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सब में मूवमेंट होता है, लेकिन लोकोमोशन दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे प्लांट को ही देखो। प्लांट क्या शाम को आपके दुआरे है और सवेरे तुम्हारे चाचा के दुआरे पहुंच जाएगा? नहीं मेरे लाल। इसलिए जो लोकोमोशन है, लोकोमोशन दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म नहीं शो करते हैं। यानी प्लांट वगैरह तो अपनी जगह पे पूरी उम्र गुजार देते हैं, 100 साल जीते हैं, 200 साल जीते हैं, लेकिन अपनी एक जगह से हिलते नहीं है। इसलिए आप कह देते हो लोकोमोशन क्या है? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, लेकिन मोमेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि मोमेंट प्रोकैरियोट्स भी करते हैं, यूकैरियोट्स भी करते हैं, प्लांट भी करता है, एनिमल भी करता है। इसका मतलब मोमेंट दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मोमेंट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एंड locomotion is the non-defining property. Okay, now come to the next point. All locomotion are movement. जितने भी लोकोमोशन है, बिना देखो लोकोमोशन यहां से यहां जाना लोकोमोशन है, तो बिना मूव किए, मूवमेंट किए, बिना हिले डुले तुम यहां थोड़ी ना पहुंच सकते हो। यानी हिलना डुलना जरूरी है। इसका मतलब जितने भी लोकोमोशन है, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। आप मुंडी हिला रहे हो, ये लोकोमोशन नहीं है, लेकिन मूवमेंट है। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, लोकोमोशन है। लोकोमोशन के साथ साथ मूवमेंट भी कर रहे हो, तभी आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा पा रहे हो। आप अपने बाय द वे, ये आपकी बॉडी हो गई, ठीक, ये आपके पाँव हो गए। तो पाँव जब तक आप हिलाओगे नहीं, यानी एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखोगे नहीं, ये एक जगह से दूसरी जगह पे रखना क्या है? मूवमेंट है, क्योंकि ये पैर आपका एक ही जगह पे फिक्स है, तो ये मूवमेंट हो गया। आप चलते चलते यहाँ चले गए, ये लोकोमोशन हो गया। यानी दुनिया का हर लोकोमोशन मूवमेंट है, लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता है। देखते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट के प्रकार क्या क्या हैं? नॉन मस्कुलर मूवमेंट, यानी ऐसा मूवमेंट जो बिना मसल के हो, एंड मस्कुलर मूवमेंट जो मसल की मदद से हो। तो आइए देखते हैं सबसे पहले नॉन मस्कुलर मूवमेंट। नॉन मस्कुलर मूवमेंट 3 टाइप के हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं। अमीबॉयड मूवमेंट, स्यूडोपोडियल मूवमेंट एंड सिलियरी मूवमेंट, फ्लैजिलर मूवमेंट। तो कह सकते हैं अमीबॉयड मूवमेंट को स्यूडोपोडियल भी कहते हैं। तो सबसे पहले स्यूडोपोडियल मूवमेंट या अमीबॉयड मूवमेंट देख लेते हैं। अमीबॉयड मूवमेंट क्या है? अमीबॉयड मूवमेंट फाउंड इन WBC, दैट इज न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। ये न्यूट्रोफिल मोनोसाइट क्या होते हैं? इसी को मैक्रोफेजेस कहते हैं। ये फैगोसाइटिक सेल होती है। सपोज दैट, देखिए नहीं समझ आ रहा है, परेशान ना होगी। देखिए ये ब्लड वेसल है, यू कैन से कैपिलरी है, तो कैपिलरी में WBC होगा। तो WBC कई टाइप की होती है। ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, यूसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब क्या हैं? टाइप्स ऑफ WBC हैं। तो WBC आपके ब्लड में मौजूद होगा। क्लियर? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये 2 सेल कैसी हैं? फैगोसाइटिक सेल हैं। जैसे कोई फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी में इंटर कर जाता है तो उसको मार गिराती हैं, तो इसीलिए इसको फैगोसाइटिक सेल कहते हैं, क्योंकि फैगोसाइटोस कर लेती हैं, उसको खा जाती हैं, मार डालती हैं। समझ आ गई बात? तो हम कह सकते हैं जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट है वो क्या है? एक फैगोसाइटिक सेल है। तो मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल आर फैगोसाइटिक सेल, या इसी को मैक्रोफेजेस कह देते हैं। मैक्रो का मतलब बड़ी और फेजेस का मतलब वो खा पी लेना, है ना, इंगल्फ कर लेना। तो ये जो है बाय द वे, ये आपकी बॉडी है, बॉडी के टिश्यू हैं। इस टिश्यू में कोई फॉरेन बॉडी आ गई, कोई फॉरेन बॉडी आ गई, और इस फॉरेन बॉडी को मारने के लिए ये न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट क्या हो जाएगा? यहाँ से स्क्वीज आउट हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा कैपिलरी से, और ढूंढते ढूंढते आएगा, ओ माय गॉड कौन है मेरे इलाके में आ गया है। समझ रहे बात? तो ये अपने इलाके में किसी फॉरेन बॉडी को भगाने के लिए निकलता है और मार डालता है। और ये निकलेगा कैसे, यहाँ तक आएगा कैसे? ये मूवमेंट करके आएगा, लोकोमोशन करके आएगा, जो भी आप समझे। कैसे करेगा? चेंजिंग शेप फॉर इट्स मूवमेंट, अपने शेप को चेंज करता रहेगा और मूव करता रहेगा। यहाँ से कैपिलरी से
मोनोसाइट या न्यूट्रोफिल का निकलना, फैगोसाइटिक सेल का निकलना, इसी को कहते हैं डाईपेडेसिस। क्या कहते हैं? डाईपेडेसिस। डाईपेडेसिस मैंने कहीं लिखा है कि नहीं? स्क्वीजिंग आउट ऑफ WBC फ्रॉम कैपिलरी टू रीच एट द अफेक्टेड एरिया, इसी को क्या कहते हैं? डायपेडेसिस। डायपेडेसिस इसी को कहते हैं। यानी ब्लड वेसल से या कैपिलरी से मैक्रोफेजेस का निकल के आना किसी फॉरेन बॉडी को मारने के लिए, इसी को कहते हैं डायपेडेसिस। तो ये जो न्यूट्रोफिल है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। तो ये स्यूडोपोडिया कहलाता है। यानी इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो इधर उधर मूव करता रहेगा, जिसकी वजह से इसके शेप में, इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता रहेगा, और ये मूव करते करते हिलते डुलते कहाँ पहुँच जाएगा? अपने टारगेट पे पहुँच जाएगा और मार गिराएगा। एग्जाम्पल के तौर पे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में भी न्यूट्रिशन किसकी मदद से होता है? स्यूडोपोडिया की मदद से होता है। स्यूडोपोडिया की मदद से अपने फूड को ये घेर लेता है, उसके बाद में धीरे धीरे अंदर ले लेता है और फूड वैक्यूल के फॉर्म में ये अंदर एंट्री कर जाता है, और इस तरीके से आपका अमीबा खाना खा लेता है। तो सीलियरी मूवमेंट देख लेते हैं, मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सीलिया। सीलिया की मदद से मूवमेंट हो तो उसको कहते हैं सीलियरी मूवमेंट। ये वन वे मूवमेंट करवाता है, वन वे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। यानी अगर किसी सब्सटेंस को मूव करवा रहा है तो ये बाय द वे यहाँ पे अगर सीलिया है, अगर ये सेल है सीलिएटेड एपिथेलियम है, यानी सीलिएटेड एपिथेलियम है, तो अगर इसमें कोई चीज़ मूव करेगा तो अगर इस साइड में मूव कर रहा है तो इसी साइड में करेगा, इस साइड में कर रहा है तो इसी साइड में करेगा। इसका मतलब सीलियरी मूवमेंट वन वे मूवमेंट करवाता है हमारी बॉडी में। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी बॉडी में सीलियरी मूवमेंट कहाँ कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है और ट्रैकिया में होता है। तो फैलोपियन ट्यूब और ट्रैकिया को देखें अगर हम, तो ये फैलोपियन ट्यूब को और क्या कहते हैं? ओविडक्ट भी कह देते हैं, ओविडक्ट भी कह देते हैं। और ओविडक्ट में ये जो ओवरी देख रहे हैं आप, दोनों तरफ ओवरी है, 2 ओवरी है। उसके बाद यहाँ पे ऑस्टिया प्रेजेंट होता है, यानी पोर प्रेजेंट होता है। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको फिम्बरी बोलते हैं। इट मीन्स ऑस्टिएटेड एंड फिम्ब्रिएटेड स्ट्रक्चर है। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोल देते हैं फिम्बरी। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिन्होंने फिम्बरी। क्लियर? थोड़ा सा मैं जूम करके बड़ा बना देता हूँ। ये कुल मिला के ऐसे होता है, देखो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिन्होंने फिम्बरी। इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं जहां से क्या चला जाता है? सेकेंडरी oocyte या एग आपके फैलोपियन ट्यूब में इंटर कर जाता है। लेकिन फैलोपियन ट्यूब में इंटर कर जाता है, लेकिन ये ओवा जो है नॉन मोटाइल है। ओवा जो है नॉन मोटाइल है, ये चल नहीं सकता। और फर्टिलाइजेशन स्पर्म से इसी लेवल पे होना है। क्लियर? स्टमस के जंक्शन पे। तो इसी जगह पे स्पर्म यहाँ तक आ सकता है। तो अगर यहाँ से चल के एग यहाँ तक नहीं गया तो फर्टिलाइजेशन कभी पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसको मैं फैलोपियन ट्यूब को जूम कर दिया, और जूम कर दिया तो इसके जो एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल कैसी हैं? सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं। ये देख रहे हैं, सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं। तो स्पर्म इधर से आ रहा है और ये ओवम इधर से कैसे आ रही, जबकि ये नॉन मोटाइल है, इसके पास ना सीलिया ना फ्लैजिला ना कुछ नहीं, सीडोपोडिया भी नहीं। तो ये जो सीलिया इसको ढकेल ढकेल के इधर ले आएंगे, और स्पर्म के पास पूछ है, फ्लैजिला तैरते हुए इधर जा रहा है, और दोनों आपस में मिल जाएंगे, और फिर क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, 9 महीना 10 दिन गुजरेगा और आपकी गोद में एक नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना आ जाएगा, और जिसे आप कहते हो न्यू बॉर्न बेबी। तो कहने का मतलब कोई भी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल तभी हो पा रहा है ह्यूमन की केस में अगर हम बात करें, जब यहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स मौजूद हैं। अदरवाइज एग कभी यहाँ से चल के यहाँ तक आ ही ना पाए और फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। और अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाए, क्योंकि स्पर्म तो तैर रहा है ना, फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो जाइगोट यहाँ पे आ करके कभी इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब स्पर्म एंट्री कर जाएगा तो उसकी जो पूछ है नॉन फंक्शनल हो गई, अंदर चली गई, और फिर आपका ये जाइगोट नॉन मोटाइल हो गया और जाइगोट यहीं पे हो जाएगा इम्प्लांट। इसी को कह देते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ये प्रेगनेंसी कभी कंटिन्यू नहीं की जा सकती, क्योंकि ये यूट्रस के बाहर है। ऐसी प्रेगनेंसी, ऐसा इम्प्लांटेशन जो यूट्रस के अलावा कहीं भी हो जाए, ठीक, यानी यूट्रस में इम्प्लांटेशन ना हो, कहीं और हो जाए, उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। खास करके फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है। तो ये जो सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स फैलोपियन ट्यूब की होती हैं, ये जाइगोट को या एग को ढकेलने में मदद करती हैं।
इस तरफ ले आने में मदद करती हैं और ये अंदर आकर के ऐसे इम्प्लांट हो जाता है। ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया में भी सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स मौजूद होती हैं। इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है। आप जानते हो लगातार सांस ले रहे हो, एयर अंदर ले रहे हो, लंग्स में जा रही है एयर, तो एयर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके लंग को इन्फेक्ट कर सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। और यहाँ पे गॉबलेट सेल्स होती हैं जो सिक्रीट करती हैं म्यूकस को, तो यहाँ पे म्यूकस सिक्रीट होता रहता है और जो आप एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जाने वाले थे वो सीलिया वगैरह क्या करते हैं, ये म्यूकस ट्रैप कर लेता है और ट्रैप करने के बाद इसको जो म्यूकस है ये सीलिया ढकेल ढकेल के वन वे मूवमेंट यानी ऊपर की तरफ करवाती हैं। अगर ये ऊपर की तरफ ना करवाती तो क्या होता, आपके लंग में फ्लूइड भर जाता और एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बंद हो जाता और आपकी डेथ हो जाती। लेकिन देखो नेचर किस तरीके से, कितनी फैसिनेटिंग तरीके से आपके बॉडी में एक एक स्ट्रक्चर को दिया। एक एक सीलिया का इंपॉर्टेंस है मेरे लाल। देखो यहाँ पे जो सीलिएटेड एपिथेलियम है, सीलिएटेड एपिथेलियम वन वे मूवमेंट करवाएगा। जो म्यूकस ट्रैप किया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसको ढकेल ढकेल के आपके कहाँ ले आ देगा, आपके ईसोफेगस में ला देगा। म्यूकस कम्स आउट फ्रॉम ट्रैकिया टू ईसोफेगस वन वे मूवमेंट। किसकी मदद से, वन वे मूवमेंट की मदद से। या तो आप इसे निगल जाते हो या तो आप इसको उगल देते हो। जैसे आप किसी ऑफिस में हो, क्लास में हो, किसी प्रेस्टिजियस जगह पे हो तो क्या करते हो, गुडूक से मार जाते हो अंदर। लेकिन अगर आप बाहर हो, खुले मैदान में हो, तो आप थूक देते हो। और आप कहोगे कि सर लंग में जाता तो भी इन्फेक्शन कॉज करता, आप निगल ले रहे हैं तब भी तो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। बेशक कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जाता तो लंग में जाता, यहाँ पे आप इंगल्फ कर रहे हैं ईसोफेगस से। ईसोफेगस से तो कहाँ जा रहा है, आपके स्टमक में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, आपके स्टमक में जा रहा है। और स्टमक में क्या होता है, HCl होता है। और जो HCl क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार गिराएगा और आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा, नुकसान नहीं कर पाएगा। देखते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट क्या है। फ्लैजिलर मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला हो, एग्जांपल के तौर पे कौन, आपका स्पर्म। नॉन मस्कुलर मूवमेंट इन सम अदर एनिमल, नॉन मस्कुलर मूवमेंट यानी बिना मसल के मूवमेंट कुछ और एनिमल में होता है, जैसे कि अमीबा हो गया। अमीबा में सीडोपोडिया की मदद से, और सीडोपोडिया सिर्फ मूवमेंट में मदद नहीं करता यानी लोकोमोशन में ही मदद नहीं करता, सिर्फ लोकोमोशन में मदद नहीं करता बल्कि कैप्चरिंग ऑफ फूड में भी मदद करता है। जैसे कि पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में क्या मौजूद होता है, सीलिया मौजूद होता है। और ये सीलिया लोकोमोशन में भी मदद करती है और फूड कैप्चरिंग में भी मदद करती है। तो पैरामीशियम का अगर हम स्ट्रक्चर ऐसे बना दें थोड़ा सा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखें यह है आपकी पैरामीशियम। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यहाँ पे पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। यहाँ पे माइक्रो न्यूक्लियस होता है, मैक्रो न्यूक्लियस होता है। इसके बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इसके बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और ये सीलिया किस किस चीज में मदद करती है, इस पैरामीशियम के लोकोमोशन में। और खाना इसका यहीं से एंटर करता है। इसको साइटोफेरिंग्स कहते हैं या ओरल ग्रुप कहते हैं, ओरल ग्रुप या साइटोफेरिंग्स कहते हैं। यहीं से खाना एंटर करता है क्योंकि ये जो है बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है और ये सिंगल सेल्ड है, यूनिसेलुलर है। और इसके अंदर ये खाना यहाँ से गया, कैसे गया, विद द हेल्प ऑफ सीलिया की मदद से। और ये सीलिया की मदद से मूव भी करता है। तो खाने में और मूवमेंट में, लोकोमोशन में कौन मदद करता है, सीलिया मदद करती है पैरामीशियम के अंदर। ये चप्पल की तरह नजर आ रहा है, जिसकी वजह से पैरामीशियम को स्लीपर एनिमल भी कह देते हैं। जैसे हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में क्या मौजूद होता है, टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। और ये टेंटिकल की मदद से लोकोमोशन भी करता है और फूड कैप्चरिंग भी करता है। तो जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होंगे, जो भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होंगे, उनमें सीलिया या फ्लैजिला या लोकोमोटरी ऑर्गन जो भी होगा, लोकोमोटरी ऑर्गन जो भी होगा, वो जो भी लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा पार्ट उनकी बॉडी का, वो लोकोमोशन भी करवाएगा और फूड कैप्चरिंग या खाना खाने में भी मदद करेगा। तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं या पार्ट्स हैं बॉडी के, वो खाना खाने में और लोकोमोशन करने में मदद करते हैं। ये पहला पार्ट है वीडियो का। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करने का मन करे तो करिए, नहीं तो मत करिए। लेकिन कम से कम ज़रूरतमंदों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और कमेंट करिए, मेरा हौसला बढ़ाइए कि अगला पार्ट आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अलॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
from deepest part of my heart. Dear students, please start your preparation from today. Don't wait for the good moment. Moment are always good. Okay? Thank you very much.